हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आपको कल का वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किए थे 3 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, 2009 से लेकर 19 तक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वही बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के जो आपकी बुक है ज्योग्राफी क्लास 12 की, उसके 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट 10 इयर्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये लाइव प्रीमियर चल रहा है, आपको कोई भी डाउट आया आप चैट में पूछ सकते हैं। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, कल मैं अवेलेबल नहीं हो पाया, एट द टाइम प्रीमियर के टाइम में अवेलेबल नहीं था ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज। तो आज आप पूछ सकते हैं अपने सारे डाउट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करूं, मैं एक बात आप सबको क्लियर कर देना चाहूंगा, वो ये कि इस वीडियो और जितने भी आने वाले वीडियोस हैं और कल की वीडियो जो थी, जो मतलब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, उसमें मैं हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा तो उससे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा एंड बोरिंग लगेगा आप लोगों को भी, क्योंकि क्वेश्चंस लगातार एक तरह से पढ़ना, एमसीक्यूज इज डिफरेंट थिंग, बट क्वेश्चंस एक साथ इतने लंबे फ्लो में आपका बन नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, उनका मतलब क्या है, समझना कैसे, उसमें आंसर कैसे करना है और कैसे आपको प्रेजेंट करना है उनको। पर अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट में किसी भी आंसर के डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया व्हाइल 10% पॉपुलेशन रिजाइड्स इन 90% ऑफ द एरिया। तो वर्ल्ड की जो 90% पॉपुलेशन है, 90% आपकी जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड के 10% एरिया में रहती है, और जो 10% पॉपुलेशन है बची हुई वो रहती है आपके 90% एरिया में। तो इससे पता चलता है अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो कि हाँ, यस इट इज ट्रू दैट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% of its area. This is due to this indicates या this is due to the uneven population distribution. फिर आप समझाओगे following are the factors responsible for uneven population distribution. सबसे पहले आप कल्चरल फैक्टर्स को समझाओगे, सोशल रिलीजियस फैक्टर्स जो इसमें आता है कल्चरल फैक्टर्स में। सेकंड आपका फिजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स। और ध्यान रखिएगा, ट्राई कीजिए कि आप कल्चरल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स तीनों को आप, क्योंकि ये 5 मार्क का आंसर है, इसलिए आप कल्चरल फैक्टर्स में जो दिया है उसे जितना आंसर कर सकते हैं, मतलब अच्छे से 30 to 40 वर्ड्स में कोशिश कीजिए। फिजिकल फैक्टर्स में आपके सब पॉइंट एनसीईआरटी देता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सॉइल, लैंडफॉर्म, ये सब आप मेंशन कीजिए और उनको एक्सप्लेन कीजिए। और इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल बेल्ट्स वाला जो एक आपके सब पॉइंट्स है उनको एक्सप्लेन कीजिए, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सेक्स रेशियो, एक्सप्लेन द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो विद सूटेबल एग्जांपल। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज सेक्स रेशियो, जो सेक्स रेशियो की आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है वो आपका 1 मार्क का है एंड सेकंड पार्ट आपका 4 मार्क्स का है। तो सेकंड वाले पार्ट में आपको 4 पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये पॉइंट्स आप लिख देंगे अगर ये क्वेश्चन आए, यू विल गेट 5 मार्क्स। और सेक्स रेशियो को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत। क्वेश्चन सबसे पहले मतलब पढ़ लीजिएगा अच्छे से क्या पूछ रहा है। Question number 3, what is the meaning of density of population? Examine the 4 geographical factors which influence the population distribution in the world with examples. तो सबसे पहले आपसे पॉपुलेशन डेंसिटी के मतलब पूछ रहा है, वो 1 मार्क का है एंड उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो आपका 4 मार्क का है, मतलब इसका ब्रेकअप 1 + 4 का है। तो इसमें सबसे पहले आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की डेफिनेशन देनी है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन है कि रेशियो होता है बिटवीन टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल लैंड। उसके बाद ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आप इन पॉइंट्स को समझा दीजिए, सॉइल, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वाटर। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये इस तरह के जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी ना किसी तरह मतलब दूसरे ही क्वेश्चन में, मान लीजिए पिछला हमने पढ़ा था कि मतलब उसमें आपको बताना था अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें था 90% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन 10% ऑफ एरिया, उसमें भी आपको इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना था और यहाँ पर भी करना है। तो आई होप आप समझेंगे इसको एंड इसको अच्छे से पढ़ेंगे। Question number 4, what is sex ratio? Why is it unfavorable to women in some countries of the world? Give 4 reason. तो अगेन सेकंड पार्ट इसका 4 मार्क का है एंड फर्स्ट पार्ट इसका 1 मार्क का है। तो डेफिनेशन सेक्स रेशियो की आपको यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद आप रीजंस लिखोगे। तो रीजंस में आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो आपकी एनसीईआरटी कहती है, फीमेल फोर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड डोमेस्टिक वायलेंस। और ध्यान रखिएगा हर एक जेंडर मतलब जैसे रीजन है उसको आप एक्सप्लेन जरूर कर दीजिएगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में लाइक ऐसा लिख सकते हैं आप कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ की जो विमेन होती हैं वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, क्योंकि लोग इतने लिटरेट नहीं होते हैं वहाँ, इसलिए वो मेल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड फीमेल फर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड में भी आपकी सेम चीज़ यही आ जाएगी कि बर्थ के टाइम क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है कि लोग एक तरह से बेबी गर्ल की हत्या कर देते हैं एंड ऑल। आप इस तरह से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं इसको। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में आप लिख सकते हैं कि वेमेन आर नॉट अलाउड इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू गो आउट एंड वर्क। एंड डोमेस्टिक वायलेंस आप लिख सकते हो कि जो एक तरह से डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है वहाँ पर वेमेन डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर देना, यू विल गेट 5 मार्क्स।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डेमोग्राफिक साइकिल, डिस्क्राइब 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो सबसे पहले आपको डेमोग्राफिक साइकिल की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद 3 स्टेजेस एक्सप्लेन कर देनी है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, एंड दिस कंप्लीट्स योर 5 मार्क आंसर। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब रूरल अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन विद एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन में आपको रूरल अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है उसको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। मिनिमम 5 पॉइंट्स आर मस्ट इन अ 5 मार्क आंसर। मैक्सिमम आप 6 to 7 लिख सकते हो, पर मिनिमम आप 5 लिखेगा। अगर आप ये पॉइंट्स लिख देते हैं, ये एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं, क्योंकि आप एक बात नोटिस करेंगे कि आप रेफरेंसेस वगैरह में देखते हैं तो कई सारे पॉइंट्स दिए होते हैं, कई डिटेल में दिया होता है, तो उतना डिटेल में नहीं जाना है हमको। एनसीईआरटी में आपका जो मेंशन है उसको पढ़िए एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, व्हेन डज पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ टेक प्लेस, एक्सप्लेन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस क्वेश्चन में अगेन वही है, 1+4 का ब्रेकअप है। सबसे पहले आपको पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ की डेफिनेशन बतानी कि क्या होता है, एंड उसके बाद आपको ज्योग्राफिकल फैक्टर्स लिखने हैं इसमें। देखिए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। खासकर फैक्टर्स, मतलब ज्योग्राफिकल फैक्टर तो एक सब हेड आता है उसमें, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दैट अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो क्लाइमेट, लैंडफॉर्म्स, वाटर, सॉइल्स, इनको आप 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, यू विल गेट 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8, द साइज ऑफ टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट सपोर्ट विद एग्जांपल। तो इसमें आपको बताया गया है कि किसी भी एरिया का साइज और वहाँ की इनकम जो होती है वो ह्यूमन डेवलपमेंट को डिसाइड नहीं करती है। तो आपको इसको आंसर करना है। सबसे पहले आप ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे दोगे इंट्रोडक्टरी पार्ट में, उसके बाद आप ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स बताओगे, लाइक हेल्थ इंडिकेटर, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो 3 इंडिकेटर्स होते हैं, और फोर्थ आप एक कंक्लूजन डालोगे। कंक्लूजन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे आपका आंसर एक बेटर बनेगा, बेटर मतलब औरों की तुलना अच्छा बनेगा। और क्या नाम कहते हैं, क्योंकि ये एनालाइज करने वाली स्टेटमेंट थी, तो आपको खुद से भी कुछ लिखना है इसमें, क्योंकि ये एक तरह से डायरेक्ट ये नहीं पूछा गया है कि एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपको खुद को सपोर्ट करनी है। तो लास्ट में आप कंक्लूड कर दोगे कि भले ही जो साइज होता है और पर कैपिटा इनकम होती है वो इंपॉर्टेंट है, पर हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये इनके बिना ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। और आप लास्ट में एक इसे सब्सटेंशिएट करने के लिए लिख सकते हो कि कंट्रीज विद स्मॉल एरिया हैव डन मच बेटर देन कंट्रीज विद लार्ज साइज। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन नोमैडिक हर्डिंग एंड गिव इट्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नोमैडिक हर्डिंग अगेन इस क्वेश्चन का ब्रेकअप है आपका 1+4 का, पहला पार्ट 1 का, दूसरा 4 मार्क्स का पार्ट है। तो नोमैडिक हर्डिंग की आप डेफिनेशन दे दोगे क्या होती है करके, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आप 4 लिख देना। मैंने 5वां लिखा है, पर 5वां भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि नोमैडिक हर्डिंग के ऐसे कोई पॉइंट इतने ही आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, या आप इंक्लूड भी कर सकते हो 4 पॉइंट में, या फिर 5th पॉइंट अलग से डाल सकते हो, आल्सो नोन एज पेस्टोरल नोमैडिज्म। क्वेश्चन 10, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स 4 पिलर्स। तो अगेन ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन आएगी और आप 4 पिलर्स को एक्सप्लेन कर दोगे। इक्विटी, और ध्यान रखिएगा मैंने एक बेसिक पॉइंट बता रखा है, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, यू हैव टू एलैबोरेट इट फर्दर, आपको इसे एक्सप्लेन आगे भी करना है। सेकंड, सस्टेनेबिलिटी पिलर आता है, उसका मतलब होता है कंटिन्यूटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपको इसे फर्दर एलैबोरेट करना है। थर्ड, एम्पावरमेंट, फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, इसको आप आगे भी बताएंगे क्या होता है करके। फोर्थ, प्रोडक्टिविटी, रेफर्स टू प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क, आपको इसको भी फर्दर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 11, क्लासिफाई इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इनटू 2 टाइप्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक्सप्लेन। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि ये कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। इट इज प्रैक्टिस्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मानसून एशिया, और ये 2 तरह का होता है। सबसे पहले इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो आपका वेट पैडी कल्टीवेशन, जिसमें राइस की कल्टीवेशन होती है, तो उसके 2 फीचर्स लिख देंगे आप। उसके बाद सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड टाइप जो इसका है वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। तो इसमें आप 3 पॉइंट्स लिख देंगे इसके फीचर्स, और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन 5 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन इन द वर्ल्ड। तो इसमें आपको 5 ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई से भी 5 फैक्टर्स लिख सकते हो। एनसीईआरटी में आपको 6 फैक्टर्स दिए हुए हैं, उनमें से कोई से भी 5 आप आंसर कर सकते हो, पर ध्यान रखिएगा लाइक आप एक्सेस टू मार्केट लिख रहे हो कि इंडस्ट्रीज वहां सेटअप होना पसंद करते हैं जहां मार्केट अवेलेबल हो इजीली, तो उसको आप 30 to 40 वर्ड्स अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। और हर ऐसे ही हर पॉइंट, जैसे एक्सेस टू रॉ मटेरियल, लेबर सप्लाई, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इनको 30 to 40 वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिएगा। और इसके अलावा आप कोई भी फैक्टर लिख सकते हो, लाइक इसमें एक फैक्टर मिसिंग है, 6th फैक्टर जो है एक्सेस टू पावर, तो उसको आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्टिंग्विश बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। तो ये आपका एक टेबल बनी है, अच्छा रहता है अगर आप डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएशन वाले में क्वेश्चंस में टेबल बना के आंसर करो, क्योंकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है, एंड चेक करने में आसानी होती है तो मार्क्स देने में भी आसानी होती है। तो ये चीज आप समझिएगा। तो 5 पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा इस क्वेश्चन में, आपको एग्जामिनर 5 मार्क्स दे देगा।
क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सप्लेन 4 फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन आ जाएगी, उसके बाद आप फीचर्स में हेडिंग करके लिखिएगा फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फिर 1 2 3 4 ये आपके 4 पॉइंट्स आ जाएंगे और ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अगेन डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव और कलेक्टिव के बीच आपको डिफरेंस बताना है। तो 5 पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा जिस तरह से मैंने इसे आंसर किया है, लाइक 1 2 3 4 5 एंड दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप। तो अगेन इसका ब्रेकअप है 1+4 का। आपको मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन सबसे पहले देनी है, फिर आपको इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करना है साइज के बेसिस पर। और ध्यान रखिएगा जो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन है एनसीईआरटी में आपको रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर भी दिया है एंड आउटपुट प्रोडक्ट के बेसिस पर भी दिया है। तो ये बेसिस जो है इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको छोड़ा हो एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं उसे जितना सिंप्लीफाई कर सकूं उस करके एक्सप्लेन करूं, उतना मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है, तो आप विजिट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, फिर साइज के बेसिस पर आपका कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग, 4 आप इसके फीचर्स, फिर सेकंड आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपके अगेन 4 फीचर्स आ जाएंगे। देन थर्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में भी अगेन आपके 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख देंगे जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। ये मैंने आपको अगेन मैं बता रहा हूँ मार्किंग स्कीम से ही लिए हैं। उसके बाद आप एक और चीज है जो आप मेंशन कर सकते हो, वो है प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती हैं, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें आप वर्ड लिमिट थोड़ा बढ़ा के लिखो तो अच्छा है, एंड बढ़ा के ही लिखिएगा, ऐसा मत कीजिएगा लाइक मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखे हैं, आप चाहते हैं तो आप इनको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब थोड़ा आंसर को अपनी लेंथ दीजिएगा। लाइक आप स्टार्ट करना कि द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड आर, आप कोलन लगाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से पॉइंट्स, फिर आप प्लांटेशन क्रॉप्स मेंशन कीजिएगा, टी कॉफी रबर। एंड इसके साथ साथ आप एक और चीज जो आपकी कॉफी को डिफरेंट बना सकती है वो ये है कि अगर आप लिखते हैं कि द ब्रिटिश सेटअप टी गार्डन्स इन इंडिया एंड श्रीलंका, या फिर आप बता दें कि फ्रेंच जो थे उन्होंने कॉफी की प्लांटेशन सेटअप की अफ्रीका में, तो इस तरह आपके आंसर को एक वेटेज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज टूरिज्म एंड एक्सप्लेन 4 फैक्टर्स व्हिच अट्रैक्ट्स टूरिस्ट इन द वर्ल्ड। तो टूरिज्म की सबसे पहले आपकी डेफिनेशन आ जाएगी, फिर आप 4 फैक्टर्स लिख दोगे, क्लाइमेट, हिस्ट्री एंड आर्ट, लैंडस्केप एंड कल्चरल इकोनॉमी। आप एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी बुक या फिर मेरे नोट्स यानी जो वीडियो मैंने बनाई है इस चैप्टर पे उसको आप देख सकते हो, एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखी है सारे चैप्टर्स की, बुक 1 बुक 2 एंड एमसीक्यूज मैप वर्क सबकी, तो आप वहां जाके देख सकते हो कि किस तरह मैंने इनको पॉइंट वाइज लिखा है। लैंडस्केप, कल्चर एंड इकोनॉमी आप इनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, एंड 30 to 40 या फिर 20 to 30 वर्ड्स ही मोर देन सफिशिएंट है हर एक फैक्टर के लिए। क्लाइमेट में आप 20 to 30 वर्ड्स, उसके बाद कल्चर एंड इकोनॉमी 20 to 30 वर्ड्स, हर एक फैक्टर में 20 to 30 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्क्राइब एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। तो सबसे पहली चीज देखिए, क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग की डेफिनेशन दीजिए, बट आप अपना खुद का एक बेसिक सेंस यूज कीजिएगा कि आपसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है और आपको हो सकता है 4 ही आती हो, फिर दिक्कत है कि आप वैसे 5 मार्क का आंसर कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख दो। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इसकी 6 आपको दी हैं, पर अगर आप कहीं पर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 4 ही आती हो तो ये जो आप इंट्रोडक्शन देते हैं ये आपका एक तरह से कॉम्पनसेट कर देता है आपको 5th पॉइंट के साथ, एंड एग्जामिनर इसमें कई बार आपको 5 मार्क्स दे देता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऐसे लिख सकते हो, कोई भी 5 लिख दीजिएगा, यू विल गेट 5 मार्क्स। एंड ध्यान रखिएगा जहां ये प्रैक्टिस होती है यूएसए एंड न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज के नाम जरूर लिख दीजिएगा। Question number 20, services are very important aspect of economic development of a country. Analyze this statement by explaining 5 components of service sector. तो service sector is very important for the development of country's economy. आप ऐसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कोई भी लाइन, सर्विस सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए लाइन है आपके। और उसके बाद मेजर कंपोनेंट्स की बात आ रही है तो यहाँ पर 5 कंपोनेंट्स आपसे पूछ रहा है, आप 1 2 3 4 5 इन सबको दे सकते हो, और लास्ट में आप चाहो तो कंक्लूजन लिख सकते हो कि लाइक सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। और ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बुक के क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट ही मत लिख दीजिएगा कि इन इंडिया, आप ऐसे करके लिखिएगा, क्योंकि देखिए वर्ल्ड बुक में आपको पूरे वर्ल्ड के एग्जांपल देने होते हैं, तो इस तरह से आप वर्ल्ड बुक में आप इंडिया कहीं पर एग्जांपल देना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ऐसा स्टार्ट कर सकते हो, इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक इंडिया सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अलॉट टू द जीडीपी। आप इस तरह से इसे एंड कर सकते हो, thus it is very important.
क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन मिक्स्ड फार्मिंग एंड गिव इट्स एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइमरी एक्टिविटीज के लगातार क्वेश्चन आते जा रहे हैं आते आ रहे हैं। तो चैप्टर काफी बड़ा है एंड इसके बाद आपका सेम होगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसमें भी कई सारे 5 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो इसमें आपको अगेन ब्रेकअप है 1+4 का। तो मिक्स्ड फार्मिंग को 1 मार्क की डेफिनेशन है आप लिखनी पड़ेगी। उसके बाद 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 करके आप इनको लिख सकते हो, और इसके अलावा भी आपको कोई पॉइंट आता है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मेडिकल सर्विसेज फॉर फॉरेन पेशेंट्स इन इंडिया। तो सबसे पहली डेफिनेशन आपकी मेडिकल टूरिज्म की आ जाएगी 1 मार्क्स में। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है आपका 4 मार्क का है। 4 मार्क में आप ये पॉइंट लिख सकते हो, मैंने एनसीईआरटी से ही ये पॉइंट लिए हैं। ज्यादा मेडिकल सर्विसेज यानी स्कोप ऑफ मेडिकल सर्विसेज के बारे में ज्यादा कुछ दिया भी नहीं था, सिर्फ ये 4 पॉइंट दिए थे। पर एक बात आती है आंसर डिफरेंट बनाने की, तो आप एक और पॉइंट लिख सकते हो कि मतलब डेवलपिंग कंट्रीज से भी हमारी कंट्री इंडिया में लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। लाइक आपने सबसे बेस्ट पाकिस्तान का केस सुना होगा कि पाकिस्तान में कई लोग जो वहाँ के हॉस्पिटल्स से जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है वो इंडिया से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वहाँ से परमिशन लेते हैं एंड हमारी कंट्री इंडिया में आके वीज़ा लेके मेडिकल वीज़ा लेके हमारी कंट्री में आके अपना इलाज कराते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो कि डेवलपिंग कंट्रीज से भी हमारी कंट्री में लोग आते हैं इलाज के लिए। लाइक आप लिख सकते हो नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 23, मेंशन एनी 6 एडवांटेजेस ऑफ ओशियानिक रूट्स। तो इस क्वेश्चन में आपको ओशियानिक रूट्स की 6 एडवांटेजेस बता देनी है। 1 2 3 4 5 6 आप इस तरह से लिख देंगे इसको, एंड अगर आपको कोई और पॉइंट भी आता है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव ग्रेन कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड इन द वर्ल्ड। तो प्रैक्टिस्ड इन इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द सेमी एरिड लैंड्स ऑफ मिड लैटिट्यूड, द प्रिंसिपल क्रॉप इज व्हीट बार्ले ओट, ये सब आप लिख सकते हो। फार्म साइज इज वेरी लार्ज, हाईली मैकेनाइज्ड, ये 5 पॉइंट्स आप लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड, डिस्क्राइब इट्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वर्ल्ड का बिजिएस्ट सी रूट है आपका नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, जिसे बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है, एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 1 2 3 4 करके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ सकते हैं। मूविंग ऑन, हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 26, गिव एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेली फार्मिंग प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। तो अगेन आपका प्राइमरी एक्टिविटी से ही क्वेश्चन है, तो कोई भी 5 आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो इसमें। क्वेश्चन 27, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देनी है, मैंने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखी हैं। इनमें से आप चाहो तो कोई भी 5 आंसर कर सकते हो, पर 6 लिखने का जो मेन बेनिफिट होता है वो ये होता है कि लाइक अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर आपने सुएज कैनाल की जो लेंथ एंड विड्थ है वो गलत लिख दी, आपको ध्यान नहीं रहा, आपने 160 की जगह 140 लिख दी या 135 लिख दी, तो ये अगर एग्जामिनर इसको काट देता है, एग्जामिनर इस पे हाफ मार्क दे देगा। मान लीजिए आपने डेप्थ सही लिखी है पर आपने सुएज कैनाल की जो लेंथ है वो गलत लिख दी है, तो एग्जामिनर क्या करेगा कि आपका 6 पॉइंट देखेगा। अगर उसको 6 पॉइंट ठीक लगता है तो आपको उसमें 5 मार्क्स दे देगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कोशिश कीजिएगा 5 मार्क के आंसर में आप 6 to 7 पॉइंट लिख के आइएगा। क्वेश्चन 28, गिव एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। तो हंटिंग एंड गैदरिंग के आप 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाइएगा, यू विल गेट 5 मार्क्स। Question 29, what is the importance of roads, explain any 3 reasons for the existence of good quality of roads in the developed countries। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि रोड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर आपको 3 रीजन देने हैं कि क्यों डेवलप्ड कंट्रीज में जो रोड क्वालिटी है इट इज बेटर देन दैट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो सबसे पहले आप रोड्स की इंपॉर्टेंस दे दोगे, कोई भी 3-4 पॉइंट आप इनमें से लिख दीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आप 3 रीजंस दोगे इसके, डेवलप्ड कंट्रीज हैव हायर एक्सपेंडिचर, देयर इज ग्रेटर इंटेंसिटी एंड नीड फॉर स्पीडी मूवमेंट ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो इस तरह से आपका 5 मार्क का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, गिव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ये आपका अगेन 1 नंबर का है। उसके बाद जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स वाला क्वेश्चन है ये आपका 4 मार्क का है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की डेफिनेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद आप ये पॉइंट जरूर मेंशन कर सकते हैं कि ये आप कैटेगराइज हो सकता है आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस में। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्रैक्टिस्ड इन मेनी ट्राइब्स एंड ट्रॉपिक्स, 1 2 3 4 5 कोई से भी 4 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। Question number 31 on your screens. What are highways? Explain the significance of highways with examples from different countries. तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत कर सकता है, क्योंकि कई बच्चों ने ये टॉपिक्स जो होते हैं वो इतने अच्छे से पढ़ते नहीं है कि लाइक हर कंट्री हर कॉन्टिनेंट का नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको बस हाईवेज की डेफिनेशन देनी है और आपको बस एग्जाम्पल देने हैं हाईवेज क्यों सिग्निफिकेंट है। लाइक नॉर्थ अमेरिका में बहुत छोटे में आप बता सकते हो कि हाईवेज लिंक्स सिटीज ऑन पैसिफिक कोस्ट विद सिटीज ऑन अटलांटिक कोस्ट, और जो आप पैन अमेरिकन हाईवे इसका एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा क्योंकि ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज को कनेक्ट करता है।
यूरोप में आप लिख सकते हो कि वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ हाईवेज फेस कंपटीशन फ्रॉम रेलवेज एंड वाटरवेज। तो इस तरह से जितनी भी आपको एनसीईआरटी में कंट्रीज दी है, लाइक आपको हर एक कॉन्टिनेंट नहीं दिया, आपको कुछ कंट्रीज भी दी है, चाइना, इंडिया, रशिया कंट्रीज दिए हैं, तो इनके बारे में भी आप लिख सकते हो। Question number 32. There is low yield per acre but high yield per person in the interior parts of semi-arid lands of mid-latitudes of the world. Support this statement with the help of example. तो ये क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे जरूर रहेंगे आपको जो थोड़े ट्रिकी होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर सीबीएसई डायरेक्ट पूछता तो आपसे बोल देता कि गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, पर ऐसा ना करके सीबीएसई ने क्या किया कि एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन के पैराग्राफ के नीचे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उसको उसने एक स्टेटमेंट बना दिया है, आपसे बोला कि इसको सपोर्ट कीजिए। सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि ये लाइन आपकी कौन सी टाइप ऑफ फार्मिंग से है, तो इट इज फ्रॉम कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, ये आप लिख देंगे। इट टेक्स प्लेस इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ मिड लैटिट्यूड्स, उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख देंगे। और इसमें आपको ये सपोर्ट करना है कि जो एकड़ की यील्ड होती है, मतलब एकड़ पर एकड़ जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, पर जो पर पर्सन प्रोडक्शन माना जाता है वो ज्यादा क्यों होता है? सिंपली मैं बताऊंगा, वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए पर पर्सन प्रोडक्शन आपको इससे ज्यादा होता है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में, क्योंकि फार्म्स बड़े बड़े होते हैं और उन पे जो लोग एंगेज्ड होते हैं, क्योंकि छोटी मोटी एक्टिविटीज, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो मशीन्स आपकी नहीं कर सकती, उनके लिए कुछ लेबर जरूरी होता है, इसलिए 2 to 3 पीपल आर एंगेज। इसलिए यहाँ पर जो यील्ड पर पर्सन यानी प्रोडक्शन पर पर्सन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि फार्म्स इतने लार्ज होते हैं, पर एकड़ प्रोडक्शन बहुत कम होता है। बाकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो और आपका ये जो स्टेटमेंट है सपोर्ट हो जाएगी एंड 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर? गिव इट्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, ये वैसे पिछले 5 सालों में आपसे पूछा नहीं गया, ये आपका 2009 में पूछा गया था, तो वैसे चांसेस कम है फिर भी, क्योंकि पूछा जा चुका है, तो आप पढ़ जरूर लीजिएगा इसको। तो 4 फीचर्स आप इसके लिख दीजिएगा और इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34. इस क्वेश्चन में आपको इनलैंड वाटरवेज की सिग्निफिकेंस बतानी है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। उसके अगेन बाद में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज इन द वर्ल्ड। तो इसका ब्रेकअप है 2+3 का। तो सबसे पहले 2 मार्क्स में आपको 3 पॉइंट मिनिमम आंसर करने पड़ेंगे, वैसे 2 आप कर सकते हो, पर क्या होता है कई बार एग्जामिनर सोचता है कि एक्स्ट्रा क्यों नहीं लिखा है, या फिर आपके पॉइंट्स कम पड़ रहे होते हैं, वर्ड लिमिट आपकी नहीं आ रही होती है। और ध्यान रखिएगा वर्ड लिमिट जितना आपको एग्जाम में इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, आपका एक ऊपर से आता है इंस्ट्रक्शंस, उस वर्ड लिमिट को फॉलो कीजिएगा। मैं अपने जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको लिखने ही लिखने अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 3 फैक्टर्स में नेविगेबिलिटी आएगा, उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक लाइन में, ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी, वाटर फ्लो, ये सब आएगा, आप 3 फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। Question number 35. Differentiate between bilateral and multilateral trade and explain how ports are helpful in trade. तो bilateral and multilateral trade के बीच एक कॉलम बना लीजिएगा, या फिर आप bilateral हेडिंग डाल के उसके कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट मल्टीलेटरल हेडिंग डाल के उसके कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। उसके बाद सेकंड पार्ट आंसर करने के लिए पोर्ट्स आर हेल्पफुल, आप इस तरह से इसे आंसर कर सकते हो, कोई से भी 3-4 पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है और अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके पॉइंट्स इतने छोटे हैं, आपकी वर्ड लिमिट आई थिंक क्रॉस नहीं होगी, तो अच्छा रहेगा अगर आप 5 पॉइंट लिख दें। Question number 36 on your screens. Explain significance of the transport and communication services available in the world. तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है जितना भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा, यानी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में जितनी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है वो सब आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बतानी है। तो सबसे पहले आप बताओगे रोड ट्रांसपोर्ट, इसको 20 से 30 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर रेलवेज आएगा आपको, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की। फिर बॉर्डर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस, इन सबको आप 20 से 30 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर आती है सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो एक तरह से समरी है इस चैप्टर की, इस क्वेश्चन में 5 मार्क में आपसे समरी पूछी गई है एक तरह से, कि सबसे पहले आपने ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को सिग्निफिकेंस बताइए, हर एक रोड, रेलवेज, वाटरवेज, पाइपलाइन, सबको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन सर्विसेज में आपको 2 दे रखे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर स्पेस, इन दोनों को भी आप 20 से 30 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और साइबर स्पेस का मतलब इंटरनेट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 37. एक्सप्लेन एनी 5 बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो 5 मार्क के क्वेश्चन में जब इंटरनेशनल ट्रेड के 5 बेसिस या फिर वो कारण जिनके वजह से इंटरनेशनल ट्रेड आपका पॉसिबल हो पाता है वो सब लिखने को आए, तो आपने एनसीईआरटी में देखा होगा डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज के सब हेड्स हैं, लाइक क्लाइमेट, जियोलॉजी। तो 5 मार्क के क्वेश्चन में इतना डीप में मत जाइएगा, आपको बस इस तरह से जैसे मैंने लिखा है वैसे आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि वर्ल्ड्स नेशनल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यू टू डिफरेंस इन क्लाइमेट, जियोलॉजी व्हिच मेक्स कंट्री टू ट्रेड विद ईच अदर, एंड पॉपुलेशन फैक्टर्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इस तरह से आपका 5 मार्क का आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों आपको लिखनी है। तो इसमें कोशिश कीजिएगा कि एडवांटेजेस में 5 पॉइंट जरूर लिखना और डिसएडवांटेजेस में 5 पॉइंट्स आपके जरूर आए। डिसएडवांटेजेस आप लिख सकते हो, रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट सुटेबल इन ऑल सीजन्स, और इस तरह से आप इसके 5 पॉइंट्स लिख सकते हो। और हाँ, आप चाहो तो इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हो कि लाइक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस 2 कॉलम बना के, वो भी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर, एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन द वर्ल्ड। ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन बन गया। और उसके बाद एग्जामिन 3 पॉसिबल नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन अलोंग विद फ्री ट्रेड इन द वर्ल्ड। तो एनसीईआरटी बुक में जो केस ऑफ फ्री ट्रेड वाला पैराग्राफ है उसमें अगेन एंड अगेन यही बात करता है कि नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन अलोंग विद फ्री ट्रेड, मतलब जब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को मिला दिया जाए तो क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ते हैं, वो आपको 3 मार्क 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप डेफिनेशन दे दोगे इंटरनेशनल ट्रेड की, क्योंकि 5 मार्क का आंसर है। उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो 2 तरह के इंटरनेशनल ट्रेड, पिछली कुछ स्लाइड्स पहले मैंने आपको बताया था, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल, उनको समझाओगे आप कुछ थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर नेगेटिव इंपैक्ट्स में हम आएंगे, तो 1 2 3 ये पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। Question 39, which continent has highest road density in world? Why do traffic congestion occur on road? Give 3 measures to solve traffic congestion. तो ये क्वेश्चन का ब्रेकअप है आपका 1 + 1 + 3। तो पहला पार्ट जो इसका है वो आपका 1 मार्क का है, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो अगेन 1 मार्क का है, तीसरा पार्ट आपका जो है वो 3 मार्क का है। तो इस तरह आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपको कॉन्टिनेंट का नाम बताना है, ये है नॉर्थ अमेरिका। फिर आप बताओगे नॉर्थ अमेरिका हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स देन यूरोप। फिर आपसे सेकंड पार्ट में आओगे, ट्रैफिक कंजेशन अकर्स व्हेन रोड नेटवर्क फेल्स टू मीट द ट्रैफिक डिमांड्स। और आपने एक और बात देखी होगी कि 1 मार्क के आंसर तो हैं, पर मैंने क्या किया है, इनमें हर एक के दूसरा पॉइंट भी दिया है। लाइक सबसे पहले पूछ रहा था विच कॉन्टिनेंट हैज हाईएस्ट रोड डेंसिटी, तो मैंने ये भी बता दिया कि नॉर्थ अमेरिका के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं देन यूरोप। उसके बाद ट्रैफिक कंजेशन वाला है, तो मैंने ये बता दिया ट्रैफिक पीक्स एंड ट्रफ्स आर आल्सो कॉमन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। तो देखिए इस तरह से आंसर किया जाता है। उसके बाद आपको 3 मेजर्स देने हैं, तो इनमें से 4 में से आप कोई भी 3 मेजर्स दे देंगे, यू विल गेट 5 मार्क्स। Question 40, what is the role of WTO as an international organization? Why it is criticized by some countries? Explain the role of WTO. तो ध्यान रखिएगा, आंसर्स में आप एब्रिविएशंस यूज मत कीजिएगा, एग्जामिनर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके मार्क्स को डिडक्ट करें। तो वर्ल्ड WTO मैंने लिखा है, आप लिखोगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरा अपनी कॉपी में, और गेट को आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, ब्रैकेट में आप जरूर लिख सकते हो, पर इसकी फुल फॉर्म जरूर दीजिएगा। और ऐसे एब्रिविएशन से बचिएगा, लाइक आप गवर्नमेंट को पूरा ना लिख के GOVT डॉट कर देते हो, ये सब मत कीजिएगा। और सेकंड पॉइंट, आप ये पॉइंट देख सकते हो, ओनली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके फंक्शंस हो गए, फिर इसके क्रिटिसिज्म के 4 पॉइंट्स हो गए, एंड ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 41, स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, व्हाई इज ट्रैफिक लेस ऑन द केप ऑफ गुड होप रूट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके 3 आ जाएंगे, जैसा क्वेश्चन आपको डिमांड कर रहा है। उसके बाद आपका रीजंस फॉर लेस ट्रैफिक ऑन केप ऑफ गुड होप रूट, तो ये कि आपके 3 रीजंस ये हैं कि सबसे पहला कि पॉपुलेशन लिमिटेड है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इतना ज्यादा नहीं है। दूसरा ये कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के सिमिलर रिसोर्सेज हैं, इसलिए वहां इतना ज्यादा ट्रेड नहीं होता दोनों के बीच, क्योंकि अगर सेम होगा तो ट्रेड नहीं होगा। क्वेश्चन 42 आपकी स्क्रीन पर, व्हाई आर पोर्ट्स नोन एज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनलैंड पोर्ट्स। तो 42 क्वेश्चंस हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस लगातार पढ़ने में कई बच्चों को एक तरह से बोरियत भी आती है, जैसा आप लोग बोरियत कहते हो। तो देखिए ये बोरियत को आपको थोड़ी देर के लिए टालना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, आपका एग्जाम 11 जुलाई को, जो 2019-20 वाले बैच वाले और आगे भी जो नेक्स्ट बैच वाले जितने भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हो, तो थोड़ा ज्योग्राफी में ऐसा रहता है, मैं भी मानता हूँ कि जो पहली बुक है आपको लगता हो कि यार क्या है, मतलब हम पढ़ रहे हैं टेम्पोरल कॉन्टिनियम, ऐसी चीजों को, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में एक टर्म आती है आपकी टेम्पोरल कॉन्टिनियम। परसों भी एक बच्चे ने मुझसे इस बारे में पूछा था, तो इन चीजों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो चांस, क्योंकि ज्योग्राफी में आपका आता तो टेक्स्ट बुक से ही है, आपका बाहर से कहीं से नहीं आता है। लाइक आप और सब्जेक्ट्स में देखोगे कई बार ऐसा होता है कि जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं, लाइक पॉलिटिकल साइंस में कई ऐसा होता है, मैंने कहीं देखा है करंट इश्यूज जो चल रहे होते हैं उनपे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब उनके रेफरेंस में एक्सप्लेन करने को आपसे पूछा जाता है। और ज्योग्राफी में आपका बिल्कुल टेक्स्ट बुक से आता है, पर अब टेक्स्ट बुक से कहां से पूछ ले इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती है, इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनलैंड पोर्ट्स पे हम आते हैं, तो इनलैंड पोर्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे थे, 4 लिख दीजिएगा, पूछा 3 है, 4 लिखेंगे तो नुकसान कुछ भी नहीं होगा आपका। Question 43, state the importance of railways as mode of transport, explain any 4 main features of the railway network in Europe। अब इसमें स्पेसिफिक करके सेकंड पार्ट में पूछ रहा है रेलवे नेटवर्क इन यूरोप, इसके आपको फीचर्स बताने हैं। तो ये क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और आप देखोगे कि जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं ये मोस्टली आपके 2010-11 आज से मतलब 10 साल पहले पूछे जाते थे। लास्ट 5 इयर्स में इन क्वेश्चंस
के इतने फ्रीक्वेंट नहीं आए हैं, मतलब 5 सालों में इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए कि आपसे कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक होके पूछ ले। फिर भी आप सीबीएसई का कोई ऐसा कंफर्म नहीं है कि वो जैसा चला आ रहा है वैसे ही चलने दे, एक चेंज के लिए हो सकता है वो इस साल डाल दें एक क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। तो इंपॉर्टेंस रेलवेज की आपको बतानी है, 3 पॉइंट के आप रेलवेज के इंपॉर्टेंस के दे सकते हो। फिर फीचर्स आप बताओगे यूरोप के रेलवेज के, 4 फीचर्स आप लिख दीजिएगा, यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5। Question 44. In modern times, international trade is the basis of the world economy. Support this statement with example. तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आज के दिन जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है वो एक तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी की बैकबोन है, कि इकोनॉमी जो वर्ल्ड की है वो इतनी प्रॉस्परस इसीलिए हो रही है क्योंकि जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसको आपको सब्सटेंशिएट करना है, सपोर्ट करना आप कहें तो सबसे पहले आप इस तरह से इंट्रोड्यूस कर दोगे कि एट प्रेजेंट इंटरनेशनल ट्रेड इज द बेसिस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, ऑल्सो इट इज रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशंस, की जो नेशंस की फॉरेन पॉलिसी होता है वो होती है उसी के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है। रीजंस आप इसके दे दोगे, नेचुरल रिसोर्सेज अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग कंट्रीज में बढ़ती है इंटरनेशनल ट्रेड के कारण, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ता है, और इसके अलावा आपके पास कोई भी पॉइंट है आप वो भी लिख सकते हो। Question 45. Which shipping canal links the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean? Explain any 4 characteristics. तो आपको बताना है कि कौन सी शिपिंग कैनाल है जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को लिंक करती है, और ध्यान रखिएगा कौन से ओशन से कौन सा लिंक हो रहा है कैनाल्स में और पोर्ट्स में, ये आपको लर्न कर लीजिएगा। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने उनमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही दिए हैं जिनको आप लर्न करेंगे और एग्जाम में अगर आए तो आप इजीली आंसर कर लेंगे। तो पनामा कैनाल एक ऐसी कैनाल है जो लिंक करती है आपकी अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देनी है पनामा कैनाल की, तो आप 4, मैंने 5 लिखी हैं, आप 4 दे सकते हैं, 5th भी दे तो कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपका 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन 46 आपकी स्क्रीन पर, नेम द लॉन्गेस्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड एंड गिव इट्स 4 फीचर्स। तो लॉन्गेस्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे वर्ल्ड का है आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इसके फीचर्स हैं सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक चलता है, और ये इकोनॉमिक जो इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो ये है कि एशियन रीजन्स को ओपन किया है वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स के लिए। ये आपकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अगर पूछी जाती है तो आप लिखोगे कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे यानी ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात हो रही है। इट हैज ओपनड अप एशियन रीजन्स फॉर वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स। थर्ड, इट इज द लॉन्गेस्ट, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 9332 किलोमीटर। और आप गूगल के जो डेटा है, गूगल के फैक्ट्स, उनको तब तक रेफर मत कीजिएगा जब तक आपकी एनसीईआरटी बुक नहीं कह रही, क्योंकि एनसीईआरटी में जब तक अपडेशन नहीं आता, लाइक परसों एक बच्चे का मेरे पास आया था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, शायद मुझे ध्यान नहीं है इस बारे में। उन्होंने बताया था कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे जो आपका ट्रांस साइबेरियन है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो गूगल पे कुछ और दिखा रहा है, तो आपकी सही माने या फिर गूगल वाली। तो मैं एक बात बताऊंगा, आप मेरी भी मत सही मत मानिए, आपको जो एनसीईआरटी बुक बता रहा है लेटेस्ट एडिशन, आप उसको सही मानिए, और वैसे आप मेरी भी सही मान सकते हैं क्योंकि मैं एनसीईआरटी बुक से ही ये वीडियोस को बनाता हूं। तो लॉन्गेस्ट 9332 किलोमीटर लेंथ, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, डबल ट्रैक्ड है, इलेक्ट्रिफाइड है, रन्स फ्रॉम यूराल माउंटेन्स, चीता एंड इर्कुत्स्क पर सेंटर। Question 47. Classify human settlements of the world into 2 categories. Mention 4 characteristics of each category. तो वर्ल्ड की जो आपकी ह्यूमन सेटलमेंट्स उनको 2 कैटेगरीज में आपको क्लासिफाई करना है। सबसे पहले रूरल सेटलमेंट आ जाएंगी, फिर उसके आप 4 कैरेक्टरिस्टिक दे दोगे। सेकेंड है आपका अर्बन सेटलमेंट्स, तो अर्बन सेटलमेंट्स की डेफिनेशन लिख दीजिएगा, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग लिख दीजिएगा, कोई भी 4 से 5 आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो आपकी वर्ड लिमिट होती है 5 मार्क की, वो होती है कि 150 से कम लिखना होता है, आपको 150 क्रॉस नहीं करना होता है, तो आप 120 to 50 वर्ड्स लिख दें, 120 to 150, तो यू विल बी ऑन अ सेफ साइड कि आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। और आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपको वैसे ही बेनिफिट होता है, क्योंकि पॉइंट वाइज में ऐसा माना जाता है कि 1 पॉइंट के 1 मार्क होते हैं, पर देखिए याद रखिएगा ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप 1 पॉइंट लिख रहे हैं एंड आप थोड़ी चालाकी जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप पहला पॉइंट सेम लिख रहे हैं, लास्ट पॉइंट किसी तरह उसकी लैंग्वेज बदल के वो भी सेम लिख रहे हैं, मतलब सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर समझ जाते हैं एंड अगर वो एक बार देख लेते हैं कि बच्चा चालाकी कर रहा है, वो पॉइंट को रिपीट कर रहा है, तो वो हो सकता है कि आपके आगे भी मार्क्स काटे। Question number 48. Describe the journey of development of land transport from the days of humans as carriers and the cableways today. तो मुझे लगता है आप लोगों ने केदारनाथ मूवी देखी होगी, वैसे मैंने भी नहीं देखी है, पर क्या है कि उसका पोस्टर जरूर देखा है कि उसमें जो सुशांत सिंह राजपूत जी हैं वो अपने एक ह्यूमन पोर्टर बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में सेम यही है कि आपको जर्नी बतानी है, लैंड ट्रांसपोर्ट किस तरह से उन दिनों जब ह्यूमंस एक तरह से कैरियर्स थे और आज केबल वेज में इतने ज्यादा डेवलपमेंट्स आए हैं, आपको ये उसको पूरी जर्नी एक्सप्लेन करनी है।
तो सबसे पहले लैंड रेफर्स टू द मूवमेंट, लैंड ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर एंशिएंट टाइम में आप बताओगे कि ह्यूमंस वर कैरियर देमसेल्फ, पीपल वर कैरिड ऑन पैलनक्विन, जो आपकी डोली वगैरह ये सब होते हैं। लेटर एनिमल्स वर यूज्ड, एनिमल्स को यूज किया जाने लगा, लाइक हॉर्सेस, कैमल्स, ये सब। इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन रिवोल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बल्कि गुड्स वर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और आज न्यूअर डेवलपमेंट्स जो हैं बता सकते हो, पाइपलाइंस, केबलवेज। फिर आप लास्ट लिख सकते हो कंक्लूडिंग में, द न्यूअर डेवलपमेंट्स हैज मेड रोड ट्रांसपोर्ट मोर एफिशिएंट एंड फास्ट। Question 49. Explain any 5 major environment problems related to urban settlements in the developing countries. तो environment problems आप 5 लिख लेंगे। ये आपका चैप्टर 10 से क्वेश्चन है, इसमें आपको 5 environment problems बतानी थी जो urban settlements में आती हैं। ये आपका चैप्टर 10 के लास्ट पेज में दिया हुआ है। Question number 50. Which means of transport is extensively used for carrying water and other liquids? Describe the network of this means of transport in the world. तो आपको बताना है कौन सा means of transport है जिसके थ्रू लिक्विड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। फिर आपको इसके नेटवर्क को एक्सप्लेन भी करना है। तो पाइपलाइन वो एक तरह से मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसके थ्रू लिक्विड ट्रांसपोर्ट किया करते हैं। फिर आप नेटवर्क की बात करो तो डेंस नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस इन यूएसए, लाइक बिगिंज का नाम जरूर लिखिएगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड बन जाएगा आपके लिए। पाइपलाइंस आर यूज्ड टू कनेक्ट ऑयल वेल्स टू पोर्ट्स एंड रिफाइनरीज। न्यूजीलैंड की आप बात कर सकते हो कि मिल्क वहां कैरी होता है। एंड यूरोप में ऑयल वेल्स आर लिंक्ड टू रिफाइनरीज। और फिर एक इंडिया का एग्जांपल आप लिख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में आपका नहीं दिया, वर्ल्ड बुक जिसकी मैं बात करूं, पर आप चाहो अपने मन से एग्जांपल डाल सकते हो कि नहर काटिया एंड एचवीजे आर द इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस इन इंडिया। Question 51 आपकी स्क्रीन पर, what are rural settlements? What are the two types of rural settlements in the world? How are they different from each other? Give 3 points of distinction. तो आपको बताना है, the settlements which are closely and directly related to land are called rural settlements and these are dominated by primary activities. ये आपकी हो गई पूरी rural settlements की definition। फिर आपको 2 types लिखने हैं rural settlements के, वो 2 टाइप हैं आपके, compact settlements and dispersed settlements। फिर आप इनके differences लिख दीजिएगा, compact settlements में क्या होता है and dispersed settlements में क्या होता है and how they are different from each other। आप इस टेबल को देख सकते हैं and this will give you 5 marks। क्वेश्चन नंबर 52, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज इन द वर्ल्ड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको मेंशन जरूर कर दीजिएगा, यू विल गेट 5 मार्क्स। और ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसमें बनता है आपका ऑप्टिक फाइबर केबल। और देखिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट तो ऐसा है कि जिसमें पूरा एनसीईआरटी से आता है, पर कहीं पर भी आपने कुछ भी एक पॉइंट या फिर एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ में दिया है, लाइक कम्युनिकेशन सर्विसेज के पैराग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात की गई है वो है ओएफसीज की, ऑप्टिक फाइबर केबल्स की। अगर आप ये पॉइंट नहीं लिखते हो तो आपको एग्जामिनर 2 या 1 मार्क्स जरूर काटेगा, भले ही आप 5 कोई से भी और पॉइंट लिख दो, हाफ मार्क आपका तब भी कटेगा अगर आप ये ओएफसी वाली चीज मेंशन नहीं करते हो। Question 53, classify the urban settlements on the basis of size, functions and services available into 5 categories and explain an important characteristics of each type। तो size, function और services की availability के basis पर urban settlements आपके classified हैं town, city, conurbation, megalopolis, million city, इन 5 categories में। आप चाहो तो इनके features देख सकते हो, मैंने एक feature हर एक उसका लिखा है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा explain an important, मतलब एक characteristic आपको इसकी देनी है, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा 5 मार्क्स का। Question 54, the Rhine waterways is the world's most heavily used inland waterway. In the light of this statement, examine its significance। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको राइन वाटरवेज के बारे में लिखना है। तो आप 5 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं ये लिख दीजिएगा, आप चाहे इनको लर्न कीजिए, समझिए, लिख दीजिएगा, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो 5 फैक्टर्स हैं, मेरी आप वीडियो देख सकते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स वाली, मैंने इनको पॉइंट वाइज अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वाटर, लैंड, अपलैंड, बिल्डिंग मटेरियल, डिफेंस, प्लान सेटलमेंट्स। आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हो, चाहिए तो आप 6th वन भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि देखिए लॉस कुछ भी नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको लगातार बताते आ रहा हूँ कि 6 पॉइंट 7 पॉइंट आप लिख देंगे तो कोई बुराई नहीं है इसमें। फिर भी आप क्वेश्चन क्योंकि पूछ रहे हैं एनी 5 फैक्टर्स, तो अगर आपको 6 नहीं आता है या कोई भी लर्न करने में दिक्कत है तो कोई भी 5 पॉइंट्स लर्न कर लीजिए एंड इनको एक्सप्लेनेशन जरूर लर्न कीजिएगा, 20 to 30 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा हर एक फैक्टर को। Question number 56, the Suez and the Panama Canal are the 2 vital man-made navigation canals which serve as the gateways of commerce for both eastern and western world. In the light of this statement, explain economic significance of these 2 canals। तो आप चाहो तो इंट्रोड्यूस इसे ऐसे कर सकते हो कि जो क्वेश्चन में लाइन है आप उसको कॉपी कर सकते हो कि द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पूरा आप लिखोगे, द Suez and they are the gateways for commerce for both eastern and western world, their economic significance is as follows। फिर आप चाहो तो हेड डाल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Suez कैनाल, और Suez कैनाल की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 5 पॉइंट्स में लिखनी है। उसके बाद आप लिखोगे पनामा कैनाल की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी आपको 5 पॉइंट्स में लिखनी है। या फिर आप चाहो तो जो आपको क्वेश्चन में लाइन दी है आप लास्ट में कंक्लूड कर सकते हो, फ्रॉम द अबव पॉइंट इट इज क्लियर दैट द Suez एंड द पनामा कैनाल आर द 2 वाइटल मैन-मेड नेविगेशन कैनाल्स व्हिच सर्व एज द गेटवेज ऑफ कॉमर्स फॉर बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड्स। तो आप चाहो तो लास्ट में भी लिख सकते हो या फिर फर्स्ट में भी लिख सकते हो।
क्वेश्चन 57 आपकी स्क्रीन पर, एक्सप्लेन एनी 5 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर सबसे पहली चीज इसमें आपको रूरल सेटलमेंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। 2 से 3 लाइंस में आप डिफाइन कर दीजिएगा, 20 to 30 वर्ड्स, यू विल बी ऑन सेफ साइड। प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स की बात करूं तो अगेन वाटर स्कार्सिटी 20 से 30 शब्दों में लिख दीजिएगा। इम्प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज 20 to 30 वर्ड्स। लैक ऑफ कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी में आप कम्युनिकेशन की बात भी कर सकते हो या फिर रोड्स एंड ऑल, इन सब की बात भी कर सकते हो। Question 58, Trans-Canadian Railway Line is considered as the economic artery of Canada. Support this statement with examples. तो जो ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन है वो कनाडा की इकोनॉमिक आर्टरी कही जाती है। उसके फीचर्स आपको लिखने हैं सिंपली इसमें। वो ये कि 1 2 3 4 5 जितने भी मैंने यहाँ पर फीचर्स लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको लर्न कर लीजिएगा। और ये मैप बेस्ड क्वेश्चन में भी ध्यान रखिएगा। आगे मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जिसमें आपका ब्रेकअप होगा। 5 मार्क का क्वेश्चन ही मैप बेस्ड 1 + 1 + 3, उसमें 3 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा गया मैप में कि ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन की इकोनॉमिक आर्टरी कही जाती है, उसको सब्सटेंशिएट करो या सपोर्ट करो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांस साइबेरियन हो ट्रांस कैनेडियन हो, वैसे जितने भी क्वेश्चन ये स्लाइड या आज की वीडियो में आप देख रहे हो सभी इंपॉर्टेंट है। Question 59, describe any 5 patterns of rural settlements in the world on the basis of forms and shape। तो अगर आपको याद होगा, अगर आपने ह्यूमन सेटलमेंट्स चैप्टर जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो देखा होगा पूरा वीडियो, तो मैंने जब ये पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स वाली चीज आई थी तो मैंने ये 2 लाइंस वहां पर जरूर मेंशन की थी कि जो रूरल सेटलमेंट का पैटर्न है इट रिफ्लेक्ट द वे ऑफ हाउसेज दे आर साइटेड इन रिलेशन टू ईच अदर। मैंने ये भी कहा था कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें समझने आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर आप क्वेश्चन आता है ये तो ये इंट्रोडक्टरी लाइंस आपकी बन जाती है वहां पर। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पैटर्न्स लिखते हो तो अगर मान लो कहीं पर गलत भी हो जाए तो एग्जामिनर वहां पर मार्क्स जरूर काट दे, पर आप इंट्रोडक्टरी लाइन दोगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि अगर आपको कहीं पर एक कोई मिस्टेक हो रही है तो एग्जामिनर उसे एक तरह से नेग्लेक्ट कर देगा अगर आपने इस तरह से इंट्रोडक्टरी अच्छे से लाइन लिखी है। तो पैटर्न्स में हम आते हैं लीनियर पैटर्न, एक लाइन से ज्यादा मत समझाइएगा इसको। लीनियर पैटर्न, हाउसेज आर लोकेटेड इन स्ट्रेट लाइन अलोंग अ रोड। रेक्टेंगुलर में आप बोलोगे फाउंड इन प्लेन एरियाज। और हाँ, एक और चीज आप पैटर्न्स में ध्यान रखिएगा कि कहां पर ये पाई जाती हैं, दे आर फाउंड इन प्लेन एरियाज। थर्ड रेक्टेंगल सर्कुलर पैटर्न है, डेवलप अराउंड लेक्स टैंक्स एंड द सेंटर पार्ट रिमेन ओपन टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। ये सब चीजें आप लर्न कर लीजिएगा इनकी। फोर्थ है आपका स्टारलाइट पैटर्न, जहां रोड्स कन्वर्ज होती हैं एंड हाउसेज आर बिल्ट ऑन देम। वैसे ही फिफ्थ डबल विलेज, फिर सिक्स्थ टी शेप, वाई शेप, क्रूसिफॉर्म सेटलमेंट। इनमें से कोई भी आप 5 लिख सकते हो, पर अच्छा रहेगा अगर आप 6 वाला भी लिख दो क्योंकि अच्छा ही है एक तरह से अगर आप लिखते हैं। और इसके साथ साथ एक और एक्सपर्ट एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा, वो ये कि आप अगर इन सेटलमेंट्स के डायग्राम लर्न कर सको तो मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए, इतने डिफिकल्ट कुछ नहीं है। सर्कुलर में आपको एक सर्कल बनाना है, उसके आसपास रोड बना दीजिएगा। स्टारलाइट भी इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है, तो इसलिए अगर आप टी शेप में आपको सिर्फ एक टी बनाना है, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसमें बता रखा है। वाई शेप में आपको वाई बनाना है, कुछ उसमें ब्लॉक्स बना दीजिएगा जो हाउसेस को डिनोट करते होंगे, तो उससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 64 जो है, डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर बता देता है कि आप जितने भी YouTube में 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं, आप मेरा वीडियोस देखते हैं, वो आपको अगर 100 लाना है तो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी के 70 मार्क पेपर में आपके आ जाएं, 55 क्रॉस हो जाएं, आप 60 प्लस आ जाएं, 65 प्लस आ जाएं, तब तो ठीक है। पर बात जब आती है 100 मार्क्स की, जो आपको मिलाने हैं, मतलब 70 आउट ऑफ 70, तब एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए मैंने अपने वीडियो में भी, आपको याद होगा जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड का वीडियो देखा हो, मैंने जरूर कहा था कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पूछा नहीं गया है, पर मैंने इनके बारे में आपको जरूर बताया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप खुद से पढ़िए एनसीईआरटी, और नहीं समझ आता तो आप मेरी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उनमें इस तरह से कवर किया है कि हर एक टॉपिक कवर हो जाए कि सीबीएसई चाहे तो कहीं से भी उठा के पूछ ले, आप लोगों को आंसर लिखने में इजी पड़े, मतलब आप लोग उसे आंसर कर सके। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप बता दोगे, लाइक पूछा गया गिव इन्फॉर्मेशन ऑन द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक। इतना क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, पर जो इसका नेक्स्ट पार्ट है विद स्पेशल रेफरेंस टू ईयू एंड ओपेक, ये थोड़ा ट्रिकी है और कुछ बच्चों को दिक्कत कर गया था जो लोग पढ़ के नहीं गए थे, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स, ये सिंपल डेफिनेशन है कि दे हैव कम इन ऑर्डर टू एनकरेज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज जो आसपास हैं, जो सेम गुड्स ट्रेड करती हैं, इस तरह से। ऑल्सो टू कर्ब रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, और टू डेट 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स जनरेट 52% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। और लास्ट पॉइंट, these trading block developed as response to the failure of global organization to speed up intra-regional trade। तो इस तरह से सिंपल आप पॉइंट्स दे सकते हो रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर आता है स्पेशल रेफरेंस टू ईयू एंड ओपेक। तो यूरोपियन यूनियन में आप बता दोगे, ये सेम पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी वीडियो में आपको मेंशन कराए थे, कि आप सबसे पहले हेडक्वार्टर्स लिख दोगे, एक पॉइंट आ गया आपका कि ब्रसेल्स बेल्जियम में है। फिर कौन कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट है, ईयू कंसिस्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम एटसेट्रा, ये कंट्रीज ईयू का पार्ट है। जरूरी नहीं कि आप सारी कंट्री लिख दीजिए, 3 कंट्रीज आर मोर देन इनफ।
थर्ड इज द कमोडिटीज ट्रेडेड बाय एग्रो प्रोडक्ट्स एंड मिनरल्स, पेपर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ये सब भी हैं, पर ये सब अगर आप चाहो इनमें से कोई भी 2-3 लर्न कर लेना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक, इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके वियना ऑस्ट्रिया में, इसके मेंबर कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, तो जितनी भी आपकी एक तरह से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो इसमें आ जाएंगी, और कमोडिटी है क्रूड ऑयल। तो देखिए बिल्कुल सिंपल चीज है, यूरोपियन यूनियन और ओपेक। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन कोई भी साफ्टा या इनके उस पर आ भी जाए, तो आप अगर आपने मेरा वीडियो देख रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आई एम श्योर अबाउट इट। Question 65. Gathering and hunting are the primitive economic activities meant for the subsistence of tribal societies, but in modern times gathering is market oriented and has become commercial. तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि गैदरिंग और हंटिंग है, ये हैं तो प्रिमिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि पहले के टाइम पे ये प्रैक्टिस की जाती थी, पर आज की हम बात करें तो ये कॉमर्शियल, मतलब इनसे बहुत मनी अर्न किया जा सकता है एंड ये मार्केट ओरिएंटेड बन चुकी है। आपको इसे एग्जामिन करना है, तो सिंपल ये मार्किंग स्कीम से मैंने पॉइंट लिए हैं, आप ये पॉइंट अगर लिख के आ जाएंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये आपका स्विस कैनाल का डायग्राम है। सबसे पहला क्वेश्चन, नेम द कंट्री थ्रू विच दिस कैनाल पासेस। तो ये क्वेश्चन जब मैं बना रहा था, मतलब जब इसको टाइप कर रहा था इस क्वेश्चन को पावर पॉइंट पे, तो मेरे दिमाग में एक स्टोरी है जो मेरे एक फ्रेंड ने बताई थी, क्योंकि जब वो एग्जाम दे रहे थे मतलब 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले करीब का क्वेश्चन है, तो उसके ज्योग्राफी में 99 आए थे मार्क्स। ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई अपने मन से आपको स्टोरी बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उसके सच में 99 मार्क्स आए थे और उसका सिर्फ 1 मार्क्स कटा था, पर उस बच्चे को पता था कि उसका 1 मार्क्स कहाँ पर कटा था। उसका मार्क्स आपका इस क्वेश्चन में कट गया था जब पूछा गया कि नेम द कंट्री थ्रू विच दिस कैनाल पासेस। पता था सुएज कैनाल क्या होती है, उसके सारे फीचर्स पता थे, कौन सी सीज को कनेक्ट करती थी, बट आखिरी में ये दिक्कत कर गया कि कौन सी कंट्री से पास होती है, और वहां पर 1 मार्क्स कट गया, 100 की जगह 99 हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर 100 मार्क्स लाने हैं तो हर चीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेम द कंट्री, ये है इजिप्ट के थ्रू पास होती है, इजिप्ट के थ्रू पास होती है आपकी सुएज कैनाल। नेम द सीज कनेक्टेड बाय दिस कैनाल, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। व्हाई इज दिस कैनाल कंसीडर्ड एज अ गेटवे ऑफ यूरोप टू द इंडियन ओशन। तो इसकी सिग्निफिकेंस आप लोग बता दोगे 3 पॉइंट पे, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसका ब्रेकअप था आपका 1 + 1 + 3, 5 मार्क का क्वेश्चन बन गया। और एक और अगर क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये था, आपका सेम डायग्राम दिया गया, एंड आइडेंटिफाई एंड नेम द कैनाल शोन इन द मैप। तो 1 मार्क का आपका बन जाएगा कि सुएज कैनाल आप नाम लिख दोगे, और फिर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सुएज कैनाल की लिखनी पड़ेंगी। ये 2 मैप क्वेश्चन सेम पूछे गए थे अलग अलग सेट्स में, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले में आपको 1 + 1 + 3 का ब्रेकअप था, नीचे वाले में 1 + 4 का ब्रेकअप था। क्वेश्चन नंबर 67, डिफरेंशिएट बिटवीन सबसिस्टेंस एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस बताना है सबसिस्टेंस और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बीच। तो कोई भी 5 पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं, 1 2 3, दिस इज 3rd, दिस इज 4th, दिस इज 5, और चाहिए तो आप 6 भी लिख सकते हो। क्वेश्चन 68, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्स्ड फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग से हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, फिर डिफरेंस पूछ लिया सीबीएसई ने मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, आपका पूछ लिया कलेक्टिव और कोऑपरेटिव फार्मिंग के बीच, तो इसलिए ये चैप्टर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड फार्मिंग, इनके बीच 5 डिफरेंस आप लिख सकते हो, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। Question number 69, what is the meaning of retail trading? Describe any 2 features each of rural marketing and urban marketing centers. तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली रिटेल ट्रेडिंग की सबसे पहले डेफिनेशन देनी है, 1 + 4 का इसमें ब्रेकअप है। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स का पार्ट जो है आपका 2 मार्क्स का है, एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स का पार्ट आपका 2 मार्क्स का है। ऊपर रिटेल ट्रेडिंग आपका 1 मार्क्स का था। तो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स के 2 फीचर्स लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स के 2 फीचर्स लिख देंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स हो गए। और रिटेल ट्रेडिंग की डेफिनेशन तो आप लोगों को ऑलरेडी आती है, एंड 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70, स्टडी द मैप एंड आंसर दिस क्वेश्चन। इसका ब्रेकअप है 1 + 1 + 3। तो नेम द टर्मिनल स्टेशंस ऑफ दिस रेलवे लाइन, वैंकूवर ऑन द पैसिफिक कोस्ट एंड हैलिफैक्स ऑन द अटलांटिक कोस्ट। सेकंड, नेम द एग्रीकल्चर रीजन थ्रू विच इट पासेस थ्रू व्हीट बेल्ट ऑफ प्रेरी रीजन। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका में आपके प्रेरीज होते हैं, एंड साउथ अमेरिका में आपके पंपास, ये आपके ग्रासलैंड्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड, व्हाई इज दिस रेलवे लाइन नोन एज द इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा। तो एक प्रीवियस क्वेश्चन आया था कुछ स्लाइड्स पहले, जिसमें जो 5 मार्क में पूछा गया था, अगर 5 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। अगर 3 मार्क में मैप बेस्ड क्वेश्चन आए इस तरह से कि व्हाई इज दिस रेलवे लाइन नोन एज द इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा, तो आपको ट्रांस कैनेडियन रेलवे की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देनी है। Question number 71, why do large scale industries choose different location? Explain any 4 factors which influence the location of industries.
तो सबसे पहले 1 मार्क्स का आपका फर्स्ट पार्ट है और 4 मार्क्स का दूसरा पार्ट है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट लोकेशंस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, दे आर लोकेटेड वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट्स आर मिनिमम। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का मेन एम होता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए वो चूज करते हैं डिफरेंट लोकेशंस को। और जो फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंडस्ट्रियल लोकेशन आर, कोई भी 5 आप लिख सकते हो और ध्यान रखिएगा इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। 20 to 30 वर्ड्स मिनिमम हर फैक्टर को एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन नंबर 72, एक्सप्लेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज। तो इस क्वेश्चन में आपको हाईटेक इंडस्ट्रीज के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स समझाने हैं। एंड आई होप अब तक आपको ये वीडियो बोरिंग नहीं लगी होगी, क्योंकि थोड़ी लंबी हो चुकी है, 49 मिनट्स क्रॉस कर चुकी है। तो अब ज्यादा नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ज्यादा बोर नहीं करूंगा मैं आप लोगों को। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है आप नीचे पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली हाईटेक इंडस्ट्रीज के 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देने हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी अब तक। So guys, this was all for this video. I hope you all liked it. और 3 मार्क के क्वेश्चन जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक के थे हमने कल कंप्लीट कर लिए प्रीमियर में, और आज हमने 5 मार्क के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 मार्क के क्वेश्चंस क्यों नहीं आए। वो 1 मार्क के क्वेश्चंस इसलिए नहीं आए क्योंकि जितने भी मेरे वीडियोस हैं 1 मार्क एमसीक्यूज वाले, उन सब में वो 1 मार्क के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो अभी भी देर नहीं हुई है, 11 जुलाई को आपका पेपर है, यू कैन गो एंड वॉच देम। कहीं पर भी डाउट आए जरूर पूछिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।